प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। राजनीति विज्ञान बीए थर्ड ईयर, और इसमें हम प्लेटो के विभिन्न दार्शनिक विचारों पर चर्चा कर रहे थे। आज इस विचार श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए प्लेटो के साम्यवादी दर्शन पर चर्चा करेंगे। प्लेटो का साम्यवादी दर्शन मुख्यतः उसके आदर्श राज्य की रूपरेखा के अनुरूप है, या उस आदर्श राज्य के आदर्श को प्राप्त करने के अनुरूप है। प्लेटो का उद्देश्य आदर्श राज्य की स्थापना करना है, और न्याय के सिद्धांत पर आधारित जिस आदर्श राज्य की स्थापना प्लेटो करना चाहते हैं वह राजनीतिक स्वार्थ और व्यक्तिगत लोभ के कारण दूषित न हो जाए, या आर्थिक प्रभाव के कारण दूषित प्रभाव न हो जाए। इसलिए उसकी इच्छा है कि ये इन सभी दुष्प्रभावों से अपने आदर्श राज्य को बचाने की बड़ी बलवती इच्छा उसके मन में थी। इसीलिए उसने अपने आदर्श राज्य के संरक्षक वर्ग के लिए शिक्षा का एक बेहतरीन योजना उन्होंने प्रस्तुत किया, और उस शिक्षा व्यवस्था में ऐसा ढांचा प्रस्तुत किया जिससे संरक्षक समुदाय को नैतिक जीवन की ओर अग्रसर किया जा सके, नैतिक जीवन की ओर अग्रसर किया जा सके, और उनकी नैतिकता का विकास उस स्तर तक कर दिया जाए जिस स्तर तक वह केवल और केवल अपने निजी स्वार्थों को छोड़कर समाज के प्रति कर्तव्य पालन के लिए तैयार रहें। शिक्षा इस वर्ग में वह भावना भरेंगी कि राज्य की एकता और सुदृढ़ता को बनाए रखना व्यक्ति का सर्वोच्च और एकमात्र धर्म बन जाएगा। किंतु प्लेटो को आशंका थी कि शिक्षा द्वारा शासक वर्ग में निर्मित किए गए सुसंस्कार विपरीत पर्यावरण में समाप्त हो सकते हैं। व्यक्ति निजी संपत्ति और परिवार के आकर्षण में फंसकर शिक्षा द्वारा दिए गए या शिक्षा द्वारा विकसित किए गए उसके उच्चतर आदर्शों को वह समाप्त कर सकता है या उनको छोड़ सकता है। इसीलिए संरक्षक वर्ग के लिए प्लेटो ने एक नवीन सामाजिक व्यवस्था का सुझाव दिया, जिसके दो प्रमुख तत्व थे, संपत्ति विषयक साम्यवाद और परिवार विषयक साम्यवाद या स्त्रियों का साम्यवाद। यद्यपि शिक्षा की एक विस्तृत रूपरेखा इन्होंने प्रस्तुत की, और संरक्षक वर्ग या यूं कहें कि जिसको दार्शनिक राजा बनाना चाहते हैं या जिसको राज्य की बागडोर सौंप देना चाहते हैं, उनको करीब करीब उनके जीवन काल के 50 वर्षों तक वे शिक्षण प्रक्रिया से गुजारते हैं। लेकिन उसके बाद भी इनकी मान्यता ये थी कि शिक्षा योजना के सांचे में ढले हुए शासक वर्ग तथा सैनिक वर्ग के लोगों का निरक्षीर विवेक अत्यंत उच्च कोटि का होगा। किंतु जहां शिक्षा के महत्व का प्लेटो को इतना आभास था, वहीं उसे भली भांति ये भी ज्ञात था कि केवल शिक्षा के द्वारा नैतिक विकास कर लेने मात्र से उसका उद्देश्य पूरा नहीं होगा, क्योंकि अनेक बाहरी अनिष्टकारी परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो व्यक्ति के मानस पटल पर अपना अनिष्टकारी या विपरीत प्रभाव अवश्य छोड़ती हैं, और शिक्षा द्वारा अर्जित किए गए नैतिक विकास को क्षण भर में खत्म कर सकती हैं। प्लेटो को अनिवार्य प्रतीत हुआ कि अन्य बाहरी परिस्थितियों में उन तत्वों को जड़ से नष्ट कर दिया जाए, समूल नष्ट कर दिया जाए, जो व्यक्ति के या आदर्श राज्य के संरक्षक वर्ग के जीवन में या उसके नैतिक चरित्र के उन्नति में जो है दुर्गम चट्टानें सिद्ध होती हों या हो सकती हैं, उसके नैतिक विकास को अवरुद्ध करने वाली हो सकती हैं। इनकी अनुपस्थिति में ही न्याय सिद्धांत क्रियाशीलता प्राप्त कर सकता है। अतः व्यक्तिगत संपत्ति तथा परिवार को प्लेटो ने संरक्षक वर्ग के लिए ऐसी दुर्गम चट्टान माना जिनसे टकराकर उनके नैतिक जीवन के क्षत विक्षत होने की पूर्ण आशंका थी। अतः अपने आदर्श राज्य में अपनी समस्त प्रतिभा के साथ उसने इन दो बाधाओं पर प्रहार किया और साम्यवाद की योजना प्रस्तुत करके अपने आदर्श राज्य रूपे प्रासाद की नींव को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। तो इस प्रकार प्लेटो का साम्यवाद का जो आधार है, उसकी जो पृष्ठभूमि है, वो अपने आदर्श राज्य के उस उच्चतम लक्ष्य को, उच्चतम आदर्श को प्राप्त करने के दिशा में एक सहायक उपक्रम है। प्लेटो की जो साम्यवादी योजना है उसके स्रोत, प्लेटो की साम्यवादी योजना के स्रोत
यद्यपि साम्यवादी विचार दर्शन प्लेटो का यहाँ पर महत्वपूर्ण है, किंतु यहाँ एक और भी महत्वपूर्ण बात यह है कि साम्यवादी विचारधारा पूर्णतः नवीन अथवा मौलिक नहीं थी। प्लेटो की साम्यवादी विचारधारा पूर्णतः नवीन या मौलिक नहीं थी। प्लेटो के अभ्युदय के पूर्व ही यूनानियों को साम्यवाद का संदेश प्राप्त हो चुका था और इसका व्यवहारिक रूप यूनान के नगर राज्यों में उपलब्ध था। उदाहरण के लिए स्पार्टा में स्त्रियों को राज्य के हित की दृष्टि से राज्य को सौंप दिया जाता था और बालकों को 7 वर्ष की आयु में राज्य के संरक्षण में दे दिया जाता था। माता पिता का संरक्षण उनसे हटा दिया जाता था। उनका पालन पोषण राज्य के पालना गृहों में होता था। सामूहिक भोजनालयों में वो भोजन करते थे और इसका भरण पोषण का संपूर्ण भार भी राज्य वहन करता था। सार्वजनिक जलपान गृह भोजनालयों की प्रथा थी जिसमें स्त्री पुरुष बच्चे सभी को समान रूप से भोजन प्राप्त होता था और स्पार्टा के नागरिकों को उपज का एक भाग उनके सामूहिक भोजनालयों को देना होता था। इसी प्रकार क्रीट नामक राज्य में सहकारी खेती की व्यवस्था थी जिसके लगान से सरकार के सामान्य व्यय तथा भोजन संस्थाओं का खर्च चलाया जाता था। इसी प्रकार एथेंस में भी साम्यवादी विचारों का प्रचलन 5वीं शताब्दी तक हो चुका था। एथेंस राज्य के ऐतिहासिक काल में राज्य का व्यक्तिगत संपत्ति पर नियंत्रण था तथा राज्य के पास अपने स्वयं के जंगलात एवं खाने थी। पाइथागोरस लिखते हैं कि मित्रों की संपत्ति पर सबका अधिकार है, अर्थात निश्चित रूप से साम्यवादी विचारों के बीज तत्व इन कथनों में दिखाई पड़ते हैं। यूरोपेड ने भी प्लेटो की रिपब्लिक की रचना से पूर्व नारी साम्यवाद के सिद्धांत को सामने रखा था। अतः ऐसी दशा में ये कहना कि प्लेटो ने ही साम्यवादी विचारों का प्रादुर्भाव किया संदिग्ध होगा। प्लेटो ने विचारों का संकलन करके उन्हें सजीव बनाकर अपने आदर्श राज्य की नींव को दृढ़ किया, यह अधिक उपयुक्त बात है। वस्तुतः प्लेटो के साम्यवादी विचार तत्कालीन यूनानी नगर राज्यों की परिस्थितियों की उपज थे। प्लेटो के काल में संपत्तिशाली वर्ग के हित में शासन संचालन होता था। शोषण, अन्याय और आर्थिक तत्व राजनीतिक वातावरण को प्रभावित करते थे। इसी कारण नगर राज्यों में राजनीतिक अस्थिरता पाई जाती थी। उस युग में स्त्रियों की सामाजिक दशा भी अत्यंत शोचनीय थी। सामाजिक जीवन में उनका स्थान अत्यंत गौण था। उन्हें घर की 4 दीवारी में ही घुटनमय जीवन व्यापन करना पड़ता था। उनके जीवन और शरीर का मुख्य लक्ष्य अपने पति से संतानोत्पत्ति, उसके काम पिपासा को तृप्त करना और उसकी गृहस्थी का संचालन करना, कुल मिलाकर के एक उपकरण मात्र इस जो स्थिति है वो स्त्री की उस जीवन में समझी जाती थी। परिवार के पालन पोषण तक उसका उद्देश्य सीमित था और इस विचार के प्रति ही प्लेटो के मन में एक आक्रोश का भाव विद्यमान था। तो इस प्रकार प्लेटो इस साम्यवाद का प्रवर्तक न माना जाकर के उसका एक संकलनकर्ता कहा जाना चाहिए, क्योंकि प्लेटो से पूर्व बहुत सारे साम्यवादी विचार बीज यूनानी राजनीतिक व्यवस्था में प्रचलित हो चुके थे। यूनानी नगर राज्यों में इसका प्रयोग भी प्रचलन में आ चुका था। अब इसके बाद में दूसरा जो महत्वपूर्ण पहलू है वो प्लेटो की साम्यवादी योजना केवल संरक्षक वर्ग के लिए है। प्लेटो की साम्यवादी योजना केवल संरक्षक वर्ग के लिए है। प्लेटो की साम्यवादी योजना संरक्षक वर्ग के लिए है। वह संपूर्ण समाज के लिए साम्यवादी विचार दर्शन नहीं लागू करना चाहता है, क्योंकि उनका विचार है कि यही वह वर्ग है जिसको व्यक्तिगत संपत्ति और परिवार के आकर्षण से पृथक रखा जाना चाहिए। और जहां तक उत्पादक वर्ग का सवाल है, उत्पादक वर्ग की मौलिक प्रवृत्ति क्षुधा है, एपिटाइट है, इसीलिए उसे ही निजी संपत्ति के संचयन और परिवार के आकर्षण में रहना चाहिए। जो दार्शनिक राजा का काम करेंगे, सैनिक का काम करेंगे, उनको किसी भी दृष्टि से एकांगी जीवन व्यतीत करना होगा, निर्लिप्त जीवन व्यतीत करना होगा। वो परिवार और निजी संपत्ति की आशंकाओं से, दुर्विचारों से पृथक होकर के अपना सर्वश्रेष्ठ समय राज्य के लिए व्यतीत करेंगे। इसीलिए उनके संरक्षण जो साम्यवाद का
क्षेत्र है वो संरक्षक वर्ग के लिए होने के कारण सीमित हैं, समस्त जनता के लिए नहीं है। विशेष स्थिति को अपनाए जाने का कारण यह है कि उसके साम्यवाद का उद्देश्य वर्तमान साम्यवाद की भांति आर्थिक नहीं राजनीतिक उद्देश्य हैं। प्लेटो के साम्यवाद का उद्देश्य राजनीतिक है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है। वर्तमान साम्यवाद जिस प्रकार आर्थिक उद्देश्यों से प्रेरित है, उसी प्रकार प्लेटो का संपूर्ण साम्यवादी विचार दर्शन केवल और केवल राजनीतिक उद्देश्यों पर आधारित है। उसका उद्देश्य एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करना है जो निजी चिंताओं से मुक्त रहें। इसका उद्देश्य एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना है जिसमें शासक वर्ग अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का सर्वाधिक श्रेष्ठता पूर्वक संपादन कर सके, क्योंकि प्लेटो की सामाजिक व्यवस्था का तीसरा वर्ग उत्पादक वर्ग शासन व्यवस्था के संचालन से संबंधित नहीं है, इसीलिए उन्होंने इसको इसकी साम्यवाद की परिधि में शामिल नहीं किया है और उत्पादक वर्ग के नैसर्गिक गुण के अनुसार उनको संपत्ति संचयन या अपने पारिवारिक संचालन में स्वतंत्रता इन्होंने प्रदान की है। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि संपूर्ण समाज के लिए इस बाध्यकारी स्थिति को इन्होंने लागू नहीं किया है, केवल आदर्श शासक के लिए इसको लागू किया है। प्लेटो के अनुसार सैनिक और शासकों को राज्य के हित की दृष्टि से व्यक्तिगत संपत्ति और परिवार नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर वे इन्हें रखेंगे तो कंचन और कामनी के मोह में फंसेंगे। धन लोलुपता, स्वार्थपरता और पारिवारिक कार्यों में आसक्ति उनके निष्पक्ष भाव से शासन के स्व कर्तव्य के पालन में बाधक सिद्ध होंगी। अतः ऐसी परिस्थितियों के निवारण के लिए, क्योंकि जैसा कि पूर्व में भी हम चर्चा कर चुके हैं कि मानव के हृदय पटल पर कुछ ऐसी अनिष्टकारी परिस्थितियों का प्रभाव हो दृष्टिगोचर अवश्य में होता है जो उसके नैतिक विकास के मार्ग में दुर्गम चट्टाने या बाधक अवरोधक सिद्ध हो सकती है। और वो दो स्थितियां, दो विचार इन्होंने यहाँ पर एक दृष्टिगत किए। एक था निजी संपत्ति का विचार, दूसरा था पारिवारिक विषयक विचार या जो है स्त्रियों से संबंधित साम्यवादी विचार। वह अपने संरक्षक वर्ग में से इन दोनों तत्वों को हमेशा के लिए पृथक कर देना चाहता है और जो निजी चिंताओं से पृथक होकर के अपना संपूर्ण समय राज्य के लिए लगा सके। अब इसके बाद में इनके साम्यवाद की योजना के दो पहलू हैं। एक पहलू है संपत्ति विषयक साम्यवाद, संपत्ति विषयक साम्यवाद, और दूसरा पहलू है पारिवारिक साम्यवाद या स्त्रियों से संबंधित साम्यवाद। संपत्ति संबंधी साम्यवाद संपत्ति संबंधी साम्यवाद निजी संपत्ति का उन्मूलन प्लेटो की साम्यवादी विचारधारा का एक अंग है। प्लेटो की धारणा है कि निजी संपत्ति व्यक्ति को स्वार्थी, लालची, ईर्ष्यालु, प्रतिद्वंदी और हीन बनाती है और राज्य की एकता और न्याय को संकट में डाल देती है। अतः प्लेटो अपने आदर्श राज्य के दार्शनिक, शासक और सैनिक को व्यक्तिगत संपत्ति से वंचित रखना चाहता है। वह धन या संपत्ति को अनैतिक बतलाते हुए कहता है कि एक ही व्यक्ति के हाथ में संपत्ति और शासन रहने से वह पथ भ्रष्ट हो जाएगा और भीषण परिस्थितियां उत्पन्न कर देगा। ये अपने आप में प्लेटो की मौलिक देन कही जा सकती है, क्योंकि इन्होंने ही वह विचार प्रमुखता से उठाया था कि राजनीतिक शक्ति और आर्थिक शक्ति का पृथक्करण होना चाहिए, अर्थात राजनीतिक शक्ति और आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। शासक वर्ग के हाथ में संपत्ति नहीं होनी चाहिए। अतः संपत्ति को शासन से अलग रखना ही श्रेयस्कर होगा। शासक और सैनिक वर्ग निजी संपत्ति के अधिकारी नहीं बन सकते हैं। इन्होंने संरक्षक वर्ग के लिए संपत्ति विषयक साम्यवाद का प्रतिपादन करते हुए कहा कि पहली बात तो यह है कि उनके पास तो केवल उतनी ही संपत्ति होंगी जितना के नितांत उनको आवश्यक है। न उनकी अपनी कोई भूमि होंगी, न उनके स्वर्ण आभूषण होंगे, न उनके अपने कोई निजी मकान होंगे। उन्हें सामूहिक भोजनालयों में भोजन करना होगा और सिपाहियों की भांति डेरों में रहना होगा और किसी अकिंचन के तरीके से अपना जीवन निर्वाह करना होगा। किसी भी प्रकार से वह राज्य के वैभव और संपत्ति पर अपना विलास नहीं करेंगे, उससे पृथक रहते हुए शासन का संचालन करेंगे।
प्लेटो की साम्यवादी व्यवस्था में संरक्षक वर्ग के पास कोई संपत्ति नहीं होंगी और उनकी सेवाओं के बदले पुरस्कार स्वरूप उन्हें जो कुछ वस्तुएं प्रदान की जाएंगी उसी का वह उपयोग करेंगे, लेकिन उसका उपयोग भी वह अपने निजी अधिकार के अंतर्गत नहीं करेंगे, केवल सार्वजनिक तरीके से या सामूहिक तरीके से उस पुरस्कार स्वरूप वस्तुओं पर अपना अधिकार रखेंगे और उनका उपयोग करेंगे। तीसरे वर्ग को इन्होंने संपत्ति रखने का अधिकार दिया, प्रोड्यूसर क्लास यानी उत्पादक वर्ग को, और राज्य के एक अंग के रूप में इस वर्ग का गुण क्षुधा यानी एपिटाइट है, अतः इसे संपत्ति के उत्पादन का अधिकार और संपत्ति के संचयन का अधिकार दिया गया है, और इसके आधार पर अन्य वर्ग या संरक्षक वर्ग को इससे वंचित कर दिया गया है। और सरकार व्यापार, व्यवसाय और उद्योग धंधों पर कठोर नियंत्रण रखेंगी। इस बात को भी ध्यान में रखा जाएगा कि उत्पादक वर्ग में से बहुत अधिक धनी या कोई बहुत अधिक निर्धन न हो जाए। कुछ लोगों के हाथों में धन का बाहुल्य होना या अधिसंख्य लोगों का धनाभाव से पीड़ित होना, यह भी राज्य के लिए उचित प्रतीत नहीं होता है, इसीलिए राज्य इस पर कठोर नियंत्रण करेगा और दोनों ही परिस्थितियों के लिए आदर्श राज्य के लिए वांछनीय मानते हुए आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिगत आधार पर उत्पादन एवं राज्य का नियंत्रण रखने का पक्षधर जो है प्लेटो अपने इस साम्यवादी विचार दर्शन में देता है। और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि राज्य न केवल ये देखेगा कि धन का अलोक हितकारी संकेंद्रण न हो, बल्कि ये भी देखेगा कि धन संचयन का जो तरीका है वह वैधानिक है या नहीं। कहीं धन संचयन या धन के उत्पादन अवैधानिक तरीके से, गैर कानूनी तरीके से या अनैतिक तरीके से तो नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार कृषि के विषय में प्लेटो का विचार था कि उत्पादन व्यक्तिगत आधार पर किया जाए और भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व हो। भूमि प्रकृति की देन है, इसीलिए उस पर सबको हिस्सा मिलना चाहिए, सबका उस पर समान अधिकार होना चाहिए, अर्थात सब में समान रूप से बांटी जानी चाहिए। समाज के सभी वर्गों के उचित हितों को ध्यान में रखकर संपत्ति के उपयोग की व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि अंततोगत्वा संपत्ति समाज के द्वारा ही पैदा की जाती हैं। इनकी जो मुख्य विशेषताएं हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषता तो यही है कि ये केवल संरक्षक वर्ग के लिए हैं। प्लेटो का जो साम्यवाद है संरक्षक वर्ग के लिए है, संपूर्ण समाज के लिए नहीं है। इसका उद्देश्य समाज कल्याण है, किंतु इसे संपूर्ण समाज के द्वारा व्यवहार में नहीं लाया जाता है, और इसका जो उद्देश्य है वो समाज कल्याण कहा गया है। उद्देश्य समाज कल्याण है। तो ये एक महत्वपूर्ण विशेषता इनकी हुई कि ये केवल संरक्षक वर्ग के लिए है। दूसरी विशेषता के रूप में इसका उद्देश्य राजनीतिक है, आर्थिक नहीं है। इसका उद्देश्य राजनीतिक है, आर्थिक नहीं है। वर्तमान साम्यवाद के तरह प्लेटो का साम्यवाद आर्थिक आधार पर लागू नहीं है, बल्कि राजनीतिक आधार पर है। इसका उद्देश्य राजनीतिक कहा जाना चाहिए। आधुनिक साम्यवाद की तरह आर्थिक विषमता को दूर करना नहीं, बल्कि राजनीति और शासन व्यवस्था को दोष मुक्त करना है, क्योंकि अगर राजनीति और शासन व्यवस्था दोष मुक्त हो गई तो आर्थिक अव्यवस्था किसी भी तरीके से उत्पन्न नहीं होंगी, क्योंकि वो पूर्व में भी कह चुके हैं कि राजनीतिक शक्ति और आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। इस दृष्टिकोण से वो राजनीति को सुधारना चाहते हैं, शासन को सुधारना चाहते हैं। अगर राजनीति और शासन में सुधार होगा तो आर्थिक व्यवस्थाएं समाज के लिए स्वयं ही लाभकारी सिद्ध होंगी। तीसरा मुख्य जो विशेषता है प्लेटो का साम्यवाद, भोग का नहीं अपितु त्याग का मार्ग है। त्याग का मार्ग है। ये समाज के शासक वर्ग को कंचन और कामनी का मोह छोड़कर जन कल्याण के लिए प्रेरित करता है। प्लेटो के संरक्षक वर्ग को सामूहिक रूप से संपत्ति का स्वामित्व ग्रहण करना नहीं, वरन इसका
त्याग करना है। तो निश्चित रूप से त्याग वृत्ति अपनाने वाला शासक वर्ग प्लेटो यहाँ पर बनाना चाहते हैं। यद्यपि प्लेटो के साम्यवाद संबंधी विचारों के अनेक आधारों पर आलोचनाएं की गई हैं। आलोचकों का कथन है कि ये अर्ध साम्यवाद है, ये राज्य में दो राज्यों को जन्म देता है, एक एकता के स्थान पर विघटन उत्पन्न करता है। ये अतिवादी, अस्पष्ट और मानव प्रकृति तथा स्वभाव के विपरीत हैं। ये आध्यात्मिक रोग के लिए भौतिक उपचार प्रस्तुत करता है जो अपर्याप्त हैं। इसको यद्यपि कई सारे आधारों पर सही सिद्ध किया गया, मनोवैज्ञानिक आधार पर, दार्शनिक आधार पर, नैतिक आधार पर, व्यवहारिक आधार पर और राजनीतिक आधार पर, उन्हीं आधारों पर इसकी आलोचनाएं भी की है। सबसे पहले मनोवैज्ञानिक आधार, तीन तत्वों का योग, मानव आत्मा के गुण को माना और राज्य को तीन वर्गों में इन्होंने बांटा। प्रत्येक व्यक्ति को अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए और उनमें विवेक और शौर्य के स्थान पर इंद्रिय तृष्णा प्रधान होगी, वो उत्पादक वर्ग होगा। शासक वर्ग में विशुद्ध विवेक और सैनिक वर्ग में शौर्य बनाए रखने के लिए संपत्ति विषयक साम्यवाद को अपनाना उचित है। ये मनोवैज्ञानिक आधार पर इसके पक्ष का तर्क हो गया। दूसरा जो तर्क है वो दार्शनिक आधार है। ये कार्य विशिष्टीकरण और विभाजन सिद्धांत हैं। ये सिद्धांत कहाँ से हैं कि जिन्हें शासन जैसा महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है वह संसार के सभी आकर्षणों से, सभी अभिलिप्साओं से मुक्त होकर के वह केवल और केवल राज्य के लिए अपना समय बिताएं, बाहरी आकर्षणों से मुक्त हों, क्योंकि प्लेटो के अनुसार शासन करना सर्वोत्कृष्ट कला है, सर्वोच्च कला है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य भी है। अतः संरक्षक वर्ग के लिए शासन का प्रशिक्षण विशिष्ट कार्य के लिए हुआ है तो उन्हें श्रेष्ठ नियमों के अधीन होना चाहिए। इसी प्रकार नैतिक आधार पर भी और व्यवहारिक आधार पर भी संपत्ति के साम्यवाद को इसलिए आवश्यक मानता था कि राज्य की राजनीतिक शक्ति तथा आर्थिक शक्ति एक हाथों में आ जाना किसी भी प्रकार से वांछनीय नहीं है, साथ ही उसमें अनेक गंभीर खतरे छिपे हुए हैं। आदर्श आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का एकीकरण आदर्श राज्य के लिए एक बड़ा खतरा है, क्योंकि ऐसा होने पर शासक कितना ही विवेकी हो उसमें कहीं न कहीं लोभ उत्पन्न हो सकता है और वह अपना दुरुपयोग कर सकता है, अपने आर्थिक लाभ के लिए अपनी राजनीतिक शक्ति का प्रयोग कर सकता है। और राजनीतिक आधार पर सेबाइन के शब्दों में प्लेटो का साम्यवाद राजनीतिक उद्देश्य के लिए था। प्लेटो ने अनेक राजनीतिक समस्याओं का समुचित समाधान इसमें देखा। इस सिद्धांत से एक राजनीतिक समस्या हल होगी कि राज्य की एकता तथा खुशहाली निरंतर बनी रहेंगी, क्योंकि राज्य के विभिन्न वर्ग के लोगों में पद लोलुपता से उत्पन्न प्रतिस्पर्धा का अभाव होगा। वे अपने दायित्वों को श्रेष्ठ ढंग से करने में निरंतर लगे रहेंगे। इसी प्रकार इस सिद्धांत के ये आधार होने के बाद इसके मूल्यांकन की बात आती है और मूल्यांकन में आलोचकों ने इसको सबसे पहले ये कहा कि ये अर्ध साम्यवाद है, पूर्ण साम्यवाद नहीं है। एक राज्य के भीतर दो राज्य उत्पन्न करता है, एक विचार के भीतर दो विचार उत्पन्न करता है, क्योंकि समाज के सभी वर्गों पर लागू नहीं होता है। ये उन पर लागू होता है जो संख्या में अल्पतम है, संख्या में बहुत कम है। इसके साथ ही अव्यवहारिक और नकारात्मक भी इसको कहा गया। अव्यवहारिक और नकारात्मक, अव्यवहारिक और नकारात्मक सिद्धांत भी इसको कहा गया, क्योंकि राज्य की समस्त जनता के भौतिक कल्याण की बात इसमें नहीं की गई है। उत्पादकों को व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार देकर शासक और सैनिक को वंचित कर राज्य की एकता को बनाए रखने के स्थान पर विभाजन को बढ़ावा यहाँ पर दिया गया। संपत्ति की समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ पाया गया। संपत्ति की समस्या को सुलझाने में असमर्थ। निजी संपत्ति का विचार अनंत काल से मनुष्य के मन मस्तिष्क पर है। गहरे विचार, गहरी छाप इसकी है। कब से प्रचलन में है इसका तारीख तो बताया जाना शायद संभव नहीं है, परंतु जब से मानव समाज में संपत्ति का प्रचलन हुआ तब से शायद निजी संपत्ति का विचार पाया जाता है। और ये
सिद्धांत साम्यवाद का जो प्लेटो द्वारा दिया गया, वो संपत्ति से उत्पन्न होने वाली समस्याओं, झगड़ों और जटिलताओं को समुचित रूप से सुलझाने में असमर्थ दिखाई देता है। जो वर्ग संपत्ति विहीन है, वह संपत्ति से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को समझ नहीं सकता है और उसके द्वारा समझाए गए समाधान अपर्याप्त और अनुचित यहाँ पर दिखाई देते हैं। साथ ही मानव प्रकृति और स्वभाव के विपरीत हैं। मानव प्रकृति और स्वभाव के विपरीत हैं। स्वभाव के विपरीत। मानव प्रवृत्ति और स्वभाव के विपरीत सिद्धांत हैं। युगों युगों से निजी संपत्ति मानव व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति और उसके सामाजिक स्तर का प्रतीक रही है। अतः निजी संपत्ति से समाज के एक बहुत बड़े भाग को वंचित करना मानव प्रकृति की उपेक्षा करना ही नहीं, बल्कि व्यक्ति के व्यक्तित्व की प्रगति को भी अवरुद्ध करना है। इस प्रकार प्लेटो का संपत्ति विषयक साम्यवाद आध्यात्मिक बुराइयों का भौतिक निदान है, जिसके परिणाम आशानुकूल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि बुराई का प्रकार अलग है और निदान जो है अलग प्रकृति का है। तो भौतिक बुराइयों का आध्यात्मिक निदान यानी रोग और निदान और उपचार जो हैं वो अपने आप में विपरीत प्रकृति के हैं, भिन्न प्रकृति के हैं, इसीलिए उसका वास्तविक हल प्राप्त नहीं किया जा सकता। जहां तक साम्यवाद को प्राप्त करने का प्रश्न है, वो समाज की स्वतंत्रता की बलिवेदी पर प्राप्त करने का प्रयास इसमें किया गया है, क्योंकि मानव समाज के एक अंग के रूप में संरक्षक वर्ग को उपरोक्त विषयों से पूर्णतः वंचित कर देना उनकी स्वतंत्रताओं का पूर्ण हनन कहा जा सकता है। इसके साथ ही सामान्य अनुभव के जीवन के विपरीत बात है, और ये व्यवस्था समाज में निजी संपत्ति में व्यक्तिगत स्वार्थ का क्षेत्र अलग होने से पारस्परिक कलह का एक मुख्य कारण दूर हो जाता है, किंतु साम्यवाद में व्यक्ति क्षेत्र सुनिश्चित न होने के कारण विवाद अधिक होगा, क्योंकि इन्होंने कहा कि व्यक्तिगत आधार पर उत्पादक वर्ग संपत्ति का उत्पादन और संचय करेगा, लेकिन वो कौन से आधार होंगे जिनको व्यक्ति कहा जा सकता है, ये भी इन्होंने यहाँ पर स्पष्ट नहीं किया है। तो ये आलोचना का मुख्य बिंदु अरस्तु के द्वारा भी कहा गया। मनुष्य में यह स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वह अपनी निजी संपत्ति रखना चाहता है, जिसमें उसे गर्व और गौरव का अनुभव होता है, उसमें बढ़ाने में दिन रात लगा रहता है। किसी वस्तु को अपना समझने में मनुष्य को अवर्णनीय आनंद प्राप्त होता है। साम्यवाद में यह लाभ नहीं मिल सकता है। इससे परोपकार और उदारता के श्रेष्ठ मानवीय संभावनाएं नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि व्यक्ति परोपकार संबंधी कार्य निजी संपत्ति के आधार पर ही कर सकता है। प्लेटो द्वारा राज्य की एकता बनाए रखने के लिए निजी संपत्ति का अंत करना उचित है, किंतु ये एकता उपयुक्त शिक्षा द्वारा ही स्थापित हो सकती है, न कि साम्यवाद के द्वारा। तो विभिन्न आधारों पर प्लेटो के संपत्ति विषयक साम्यवाद की बड़ी आलोचनाएं की गई, लेकिन निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि यह पूर्णतः सारहीन भी नहीं है, पूर्णतः महत्वहीन भी नहीं है। प्लेटो के ये विचार निश्चित रूप से अत्यंत उच्च स्तरीय नैतिक विचार हैं। बहुत सारी कमजोरियों के बावजूद विवेकहीन और इतिहास की उपेक्षा इन आलोचनाओं को बहुत सारे लेखकों ने माना है। इन लेखकों की मान्यता है कि निजी संपत्ति का इतिहास तो केवल 4 से 5 हजार वर्ष पुराना है। प्राचीन समाजों में भूमि और अन्य वस्तुएं सामूहिक होती थी। इन लेखकों की मान्यता है कि वर्ग भेद कार्य विशिष्टीकरण के कारण किया गया है। कटुता या संघर्ष के अनुसार प्लेटो का साम्यवाद सारे समाज के कल्याण के लिए है।